Hello friends, my name is Atifa and today we are going to understand class 7 geography chapter number 4 which is air. So now we are going to understand air chapter. So let's start. Air is the invisible gaseous substance surrounding us. So what is air? It is important to know you all of you. सो एयर इट इज़ इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। और ये क्या ऐसा सब्सटेंसेस है? ये गैस वाला सब्सटेंसेस है जो हम लोग को क्या करता है, चारों तरफ से घेरता है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग हेयर एंड इन देयर सराउंडिंग देयर व्हाट इज़ प्रेजेंट, इन देयर सराउंडिंग्स एयर इज़ प्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, सो एयर क्या है? ये एक इनविजिबल मीन्स जो नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देने वाला एक गैसियस सब्सटेंस है जो हम लोग को सराउंड करता है। ईजिली बात समझो। अब है बी नंबर, क्या कह रहा है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एन एटमोसफेयर। कि जो एयर का एक ब्लैंकेट है, एयर का एक ब्लैंकेट है जो अर्थ को सराउंड करता है। एयर का एक ब्लैंकेट है जिसे अर्थ को सराउंड करता है, इसी को हम लोग एटमोसफेयर कहते हैं फ्रेंड्स। और ये क्या है? बहुत सारे गैसेस से बना होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें जीवित रहने के लिए, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ पे। ओके फ्रेंड्स, लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के विदाउट वो सर्वाइव नहीं कर सकते के बिना। एज क्यों? क्योंकि एयर जो एटमोसफेयर है ये एयर से कंपोज होता है। और एयर क्या है? एयर किस लिए ज़रूरी है? हमारे ब्रीथ के लिए। और ये जो है ना, ये हमें सन के हार्मफुल रेज से भी बचाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज विच इज़ यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। नाउ डी नंबर, मेजर चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन काउज फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या कह रहा है कि एटमोसफेयर में अगर मेजर चेंजेस होगा तो फ्लड आ सकते हैं, साइक्लोन आ सकते हैं, ड्राउट आ सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज फ्लड्स, यू कैन सी द पिक्चर हियर। साइक्लोन, यू कैन सी पिक्चर हियर। ड्रॉट्स, यू कैन सी देयर पिक्चर। तीनों के आप पिक्चर देख रहे होंगे। तो फ्लड्स के बाढ़ और साइक्लोन जो गोल गोल वाले नहीं आते ऐसे ऐसे वो, और एक ड्रॉट्स जो सुखाड़ बोलते हैं, उसी को कह रहे हैं सुखाड़। कहीं कहीं जगह पे सूखा पड़ जाते हैं पूरी ज़मीन। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी इजली। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरिंग amounts of gases, moistures and other particles. You are familiar that air जो है ना, ये किस किस का मिक्सचर है? ये है गैसेस का मिक्सचर है। ये किसका है? गैसेस का। फिर ये मॉइस्चर का भी मिक्सचर है और बहुत सारे पार्टिकल्स का भी है। तो ये सारे क्या है? ये है एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स उनमें जो वो किस चीज़ से एयर बना हुआ है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना, ये दो ऐसे गैसेस हैं जो मेन पार्ट है इन्वायरमेंट के। मेन पार्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन्हें बल्क ऑफ द एटमोसफेयर कहा जाता है। बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। अब बल्क ऑफ द एटमोसफेयर क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है मेजर पार्ट, मेजर अमाउंट। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मेजर अमाउंट है, उन दोनों का अमाउंट को प्लस करेंगे 78। फ्रेंड्स रुकिए फ्रेंड्स, 78 है हमारा किसका अमाउंट है? नाइट्रोजन का। और जो ऑक्सीजन है इसका अमाउंट है 21। जब हम लोग इसे प्लस करेंगे तो आएगा 99। क्या आएगा? 99। इट मीन्स कि 100% में से 99% ये दोनों उठा ले रहे हैं, और 1% बचा हमारा, उसमें 0.03% ऑक्सीजन का जाता है और फिर बाकी जो बचे वो सारे अदर गैसेस के जाते हैं। समझ में आया? तो नाइट्रोजन क्या है? एक मोस्ट एबुडेंट, और सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में पाया जाता है? नाइट्रोजन में। ये दोनों को हम लोग तो मिला के ना बोलें, लेकिन हम अगर अलग से बोले नाइट्रोजन को, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या पाया जाता है? 78% ये पाया जाता है टोटल एटमॉस्फेयर का। और ये क्या करता है नाइट्रोजन? ये प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन किसके लिए बच्चों? सरवाइव करने के लिए। क्यों? अब देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की।
सरवाइव करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट हवा से ले नहीं सकते नाइट्रोजन। ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए, प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे है, मान लो एक प्लांट्स है और इसे चाहिए नाइट्रोजन, तो ये डायरेक्ट हवा से नहीं ले लेगा। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से डायरेक्ट ले लेता है, तो ये ऐसा करेगा ही नहीं, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेता नहीं है। तो क्या कैसे अब बोलेगा, फॉर्म of nitrogen is changed by the bacteria that live in the soil and roots of same plant so that the plant can use it। तो अब ये मान लो ये प्लांट की रूट पार्ट है, ये मैंने बना दिया प्लांट की रूट पार्ट। अब इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है फ्रेंड्स? इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रेंड्स पूरे अच्छे तरीके से। राइजोबियम। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया लीव करता है। क्या लीव करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये हवा से डायरेक्ट ले लेगा नाइट्रोजन, देन उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा और वो यूज़ हो जाएगा प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, सो दैट द प्लांट्स कैन यूज़ इट। ऑक्सीजन मेकअप अराउंड 21% ऑफ द टोटल एटमोसफेयर। तो जैसे कि ये नाइट्रोजन 78% है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? ये 21% है फ्रेंड्स। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? एयर से। किस लिए चाहिए हम लोग को ऑक्सीजन? ब्रीथ करने के लिए फ्रेंड्स। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट, इतना तो आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और बाकी लोग, बाकी रेड वाले अगर मान लो कभी रेड प्लांट के दिखते तो वो भी करते, लेकिन अधिकतर की बात की जा रही है तो ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है फ्रेंड्स? मुझे तो नहीं समझ में आया ना। तो ये है एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इस प्रोसेस से जो प्लांट्स है ये फूड बनाती है। क्लियर टू यू पीपल? नाउ आगे बढ़ते हैं। The remaining 1% of the total atmosphere is made up of a small amount of gases such as argon, carbon dioxide, ozone, methane, hydrogen, helium, neon, krypton। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मैंने अभी एडअप किया था ना 78 को 21 को, तो कितना आया? 99 आया। बचा 1%। तो 1% जाता है हमारे छोटे छोटे गैसेस को, मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस को जाते हैं, जैसे कि आर्गन को जाएंगे। इसमें से 0 पॉइंट ले लेके ये सारे लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस, इस गैसेस के अलावा अगर मैं बात करूँ, टिनी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे टिनी डस्ट पार्टिकल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। फ्रेंड्स, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ये क्या है? ये क्या क्रिएट करता है? ये ग्रीन हाउस क्रिएट करता है। कैसे ग्रीन हाउस क्रिएट करता है? सॉरी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती चीज़ बोल दी। ये क्या क्रिएट करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय क्या? किसके द्वारा? ट्रैपिंग। ये जो अर्थ पे जो हीट आता है ना सन से, उसको ट्रैप करके ये क्या क्रिएट करता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। ग्लोबल वार्मिंग इज व्हेन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere increases due to smoke or fumes emitted by vehicles and factories. More heat retained, hence increasing the temperature of the earth. Now friends,
ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, किसके कारण? स्मोक के कारण, फ्यूम्स के कारण, जो कि किसके द्वारा निकाला जाता है? व्हीकल और फैक्ट्रीज़ के द्वारा। इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्मोक आ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आने वाले ज़िंदगी में इसका खतरा है, क्योंकि बहुत लोग, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर ये एक ऑफिस है और मुझे 2 लोग को जाना है, वो दोनों अमीर हैं और वो अपना एक गाड़ी निकालेंगे। वो एक में गाड़ी में भी जा सकते थे दोनों साथ में, लेकिन वो एक अलग अलग निकालेंगे और अलग लगा के ऑफिस जाएंगे। तो क्या होगा? इससे एक गाड़ी की स्मोक्स तो निकलेंगी ना तो अगर वो दूसरे एक ही गाड़ी पे जाते हैं तो क्या होता कि एक गाड़ी की स्मोकनेस तो एटमॉस्फेयर में नहीं आती। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा फ्रेंड्स? हम लोग को ज़्यादा व्हीकल्स नहीं चलाना है, मतलब व्हीकल्स की मात्रा कम करनी होगी, फैक्ट्रीज़ की भी मात्रा कम करनी होगी। अब बात आती है एयर सर्कुलेशन की। एयर सर्कुलेशन क्या होता है? इसमें क्या है कि जब एयर जो है ना हीट हो जाएगा और फिर वो लाइट हो जाएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए कि मैंने गर्म पानी करके यहाँ पे फेंक दिया और ये गर्म पानी फैलेगी, इधर फैलेगी और फैलने से क्या होगा? वो लाइटर हो जाएगा। फिर वो क्या होगा? लाइटर हो जाएगा। लाइटर हो जाने के बाद क्या होगा? ये लाइटर हो जाने के बाद ये ऊपर चल जाएगा, ऐसे राइज अप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझे ना फ्रेंड्स? तो क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये हो गया, फिर वो हीट अप हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, फिर वो ऊपर चल जाते हैं। अब ऊपर चलने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड है, ठंडी पानी है, तो ये क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे खाली हो गया जगह, तो वो झट से आ जाएंगे, इसका जगह ले लेंगे। तो इसी को कहते हैं एयर सर्कुलेशन। ये बार बार ऐसा हैपनिंग होते रहता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रेंड्स। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। The layers of atmosphere are divided on the basis of the characteristics of gases found under their height. Okay friends, now friends, ये एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे कि कितने हाइट पे कौन सी गैसेस पाई जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। अगर हम लोग अर्थ सरफेस से स्टार्ट करें कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरी हाइट होगी, तो इतने बीच में कितनी लेयर है एटमॉस्फेयर की? तो 5 मेजर लेयर है। तो वो कौन कौन सी है? पहला तो है वो ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक प्राइमरी लेयर है। प्राइमरी लेयर मीन्स फर्स्ट लेयर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? 8 to 15 किलोमीटर इन हाइट। अगर ये अर्थ है तो ये मान लिया अर्थ का, जैसे मैं मान ली कि ये अर्थ है और ये पहला लेयर है, तो ये कहाँ तक फैला रहेगा? 8 से लेके 15 किलोमीटर तक ये फैला रहेगा। ट्रोपोस्फेयर हैज़ अराउंड 80% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 100% मास होता है, तो उसमें से 80% मास ट्रोपोस्फेयर को दिया गया है। हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ऑलमोस्ट सभी फिनोमिना वेदर के होते हैं, जैसे रेनफॉल, फॉग, कुहासा, हेलस्ट्रॉम, ये सब कहाँ होते हैं? इसी लेयर में होते हैं। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपुल। ये क्लियर हो गया होगा ट्रोपोस्फेयर। नाउ मूव टू द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ द विच इज स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ द सेकेंड लेयर। ये क्या सेकेंड लेयर है? ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर इंड कर जाता है।
जहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ये इंड खत्म हो गया ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 50 से लेके 60 फ्रॉम द अर्थ सरफेस यहाँ है, और इसके 50 किलोमीटर तक से ये स्ट्रेटोस्फेयर रहेगा। और इसमें कोई भी क्लाउड नहीं होती है, ना ही कोई हवा, ना ही देखिए नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी बादल नहीं होती, लेकिन एयर जो होता है ना वो बहुत सूखा सूखा होता है। मतलब कि सूखा सूखा बोलने से मतलब है कि वो बहुत ही लिटिल मॉइस्चर कंटेंट करता है। और स्ट्रेटोस्फेयर इसी लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन गैस को भी कंटेंट करता है। और ये क्या, इसका ओजोन गैस का मतलब ये कहाँ से निकलता है, सन से निकलता है। इसका नाम क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन गैस प्रोटेक्ट करता है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। नाउ थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। ये क्या है, ये थर्ड लेयर है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर एंड करेगा। और इसकी एक्सटेंट कहाँ तक है, 95 to 120 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये जो है ना मोस्ट ऑफ द मेटेरॉइड्स आर बर्न अप। अब जैसे ही मेसोस्फेयर में कोई भी मेटेरॉइड्स आएंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स फ्रेंड्स टॉक अबाउट द थर्मोस्फेयर। ये क्या है, ये फोर्थ लेयर है, और ये कब स्टार्ट होता है, जब मेसोस्फेयर एंड होता है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड है, 400 किलोमीटर तक। और थर्मोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है। जैसे ही रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है अर्थ पे, वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। समझ गए आप लोग। अब एयर जो है, द एयर और थर्मोस्फेयर में जो एयर है वो बहुत थिन है, और टेम्परेचर जो है बहुत ही हॉट है फ्रेंड्स। ओके, और इस लेयर में टेम्परेचर जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज इन हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर भी राइज होगी। और आइनोस्फेयर, ये इस लेयर में आइनोस्फेयर भी एक पार्ट है। इस लेयर का एक और पार्ट है जिसका नाम है आइनोस्फेयर। अब हम लोग देखते हैं एक्सोस्फेयर की तरफ। एक्सोस्फेयर इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, और ये बहुत ही थिन होता है, अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होगा, जब थर्मोस्फेयर एंड होगा। और ये स्पेस तक एक्सटेंड है, कहाँ तक, स्पेस तक एक्सटेंड है। और ये जो है ये लास्ट और सबसे थिनेस्ट लेयर है, लास्ट एंड थिनेस्ट लेयर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये जो है ना, ये लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये इस लेयर में फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं। अब बढ़ते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की ओर। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, यही बताना है मुझे। तो वेदर होता है जो हर बार चेंज करते रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है उसका चेंज करने के लिए, वो कभी भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन योर होम एंड व्हेन you going to school, the weather is hot, and no friends, cold. Weather is cold, and when you come back to the home, so the weather is hot. So what is it? This is known as weather. And climate, it has a fixed time, it changes over a long period of time. Okay, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किस वेदर और क्लाइमेट, कोई भी प्लेस का वेदर और क्लाइमेट बहुत सारे जियोग्राफिक फैक्टर में डिपेंड होते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, विंड हो गया और मॉइस्चर हो गया। तो कि ये फ्रेंड्स क्लियर हो गया, ये थिंग क्लियर हो गया ना। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं टेम्परेचर की ओर। ये टेम्परेचर थोड़ा इतना पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर जो है ये क्या है, ये हॉटनेस, हवा में कितनी हॉटनेस है, हवा में कितनी कोल्डनेस है, उसकी डिग्री ये बताता है। और ये है ना डे टू नाइट एज वेल एज सीजन टू सीजन चेंज होता है। ठीक है,
और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, इंसुलेशन विच इज़ द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव ऑन एन एरिया। और क्या ये इस पे, ये हाईली किस पे प्रभाव होता है, इंसुलेशन पे। इंसुलेशन क्या है कि सोलर, मतलब कि सोलर मीन्स सन से कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स बिकॉज सनलाइट। अब देखिए ये हो गया अर्थ, तो यहाँ पे जैसे आप पोल्स के आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो जो इंसुलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज़ होते रहेगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे मान लो ये अब यहाँ पे सन है, इक्वेटर के पास ही ज़्यादा सन रहता है और यहाँ से वर्टिकली यहाँ पे पहुँचता है, तो उतना रोशनी नहीं आता है, हीट नहीं जाती है। ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ वाट इंसुलेशन डिक्रीज होते रहता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा ना। अमाउंट इंसुलेशन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। नाउ टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन विलेज। सिटीज़ में टेम्परेचर हायर होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस। क्यों, क्योंकि डे में कॉन्स्टेंट एंड मेटल्स in building and the asphalt of roads get heated up and this heat is released during the night. Also the high rise building in the city trap the warm air thus rising the temperature of the cities. Clear all of you? इतना समझ में आ गया। अब हम लोग किस नाप में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। और इसके इन्वेंटेड कौन किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस स्केल पे हम लोग वाटर फ्रीजर्स की बात करें, वाटर फ्रीजर्स का कितना अमाउंट डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉयल कब होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे गैस जो प्रेजेंट है एयर में वो प्रेशर लगाते हैं, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं फ्रेंड्स। फॉल्स रैपिडली एज वी गो इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर की लेयर पे तो वो फॉल्स गिरते रहेगा। इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, सी लेवल पे, और घटते रहेगा जैसे ही हाइट बढ़ते रहेगा। टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर घटते रहता है जितने प्लेस पे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, प्रभाव करता है। अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द राइजन ऑफ हीटेड एयर। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताई नहीं गई है बात को, ठीक है। हम यहाँ पे जो अमाउंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ये भाई इम्पॉर्टेंट है, इसे जो भी कहो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, कभी भी लो से हाई नहीं जाएगा। मून में कोई भी एयर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता है। और किससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, तो हम लोग नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इस चैप्टर का। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।